अभी जो सत्ता में आएगा या बालिन शाह का नाम आपने लिया, उनको ये छूट नहीं होगा बोलने के लिए कि हमारे पास मैंडेट नहीं था पूरा, और हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और पार्टी का सपोर्ट लेने में। ये छूट उनको नहीं होगी। आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया, वो एक लंबा एंटी करप्शन मूवमेंट, और उस मूवमेंट का एक सक्सेस ये था, कम से कम दिल्ली के अंदर में, कि सभी पार्टी करप्ट है। और इसमें यहाँ अभी जो सितंबर में जेनजी मूवमेंट हुआ, जी जेनजी मूवमेंट के बाद का एक फॉल आउट है। हालांकि मेयर तो पहले ही बन चुके थे। जी फॉल आउट ये है कि जेनजी मूवमेंट ने एक सिस्टमेटिकली, और हमको ये दिखाई दे रहा है कि शायद ये जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है, उस पर किसी तरह का प्रोजेक्शन था। वो उस सब मुझे लगता है कि उस समय से उधर आने में इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक एक क्रेडिबिलिटी लूज किया है नेपाल में, तो काफी अब मायने रखता है। मतलब नेपाल के इस मैंडेट को मेजर पावर्स बहुत गंभीरता से के साथ दिख रहे हैं। न्यू स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है नेपाल में। तो इसलिए वो उस पार्ट को किस तरह एड्रेस करेंगे, और उनके कंसर्न को और अपने इंटरेस्ट को कैसे वो लोग उसके साथ साथ आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और आज हमारे खास मेहमान काठमांडू से जुड़ रहे हैं युवराज घिमिरे साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, भारत में इंडियन एक्सप्रेस में लिखते रहे हैं, आउटलुक में भी पहले लिखते रहे हैं। कि इस वक्त वो नेपाल में देश संचार नाम से एक मीडिया पोर्टल से जुड़े हुए हैं। और पहले कांतिपुर टाइम्स और मेरे ख्याल से कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो जहाँ पे युवराज भाई ने काम नहीं किया होगा। तो लंबा इतना भी बोल सकते हैं इस पे। अ, पर आज हम लोग बात करेंगे जो नेपाल में अभी जस्ट चुनाव हुए हैं, अभी जिसकी गिनती चल रही है। हाँ, जो कि लंबे समय से हम देख सकते हैं कि काफी समय लग रहा है उसमें। पर उसमें एक बहुत आमूल चूल बदलाव दिखलाई पड़ रहा है। और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में भी और चाहे बांग्लादेश में देखेंगे तो हर तरफ की जो मीडियन एज है वो काफी 30 साल से नीचे, आधे से ज्यादा लोग 30 साल से नीचे के लोग होते हैं। और वो लोग अब नए तरह से राजनीति बना रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि वहाँ पे बालेन शाह नाम के एक रैपर हैं जो इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ फिर वो रैपर बने, फिर उसके बाद मेयर बने, फिर उसके बाद अब वो प्रधानमंत्री बनने की तरफ बढ़ते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। युवराज भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका इस बातचीत में। और अगर आप हमारे हिंदी भाषियों के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी में एक तो नेपाल को लेकर हम बहुत सब सब लोग बहुत उत्सुक भी रहते हैं, जुड़े हुए भी रहते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से, खासतौर पे बिहार के लोग जो हैं। पर इसको हम कैसे देखें जो है इस पूरे जो बहुत तेजी से हो रहे बदलाव को लेकर है। इसमें एक पुरानी पीढ़ी को लेकर एक तरह सा फ्रस्ट्रेशन भी है कि उनके साथ अब लोग जो हैं ऊब चुके हैं उनकी राजनीति से, और नए लोग अब नए तरह से राजनीति करने निकले हैं। और इसके पहले का जो वो जो एक क्रांति की तरह हुआ था जिस समय काफी हिंसा आगजनी ये सब भी हुआ था, जिसको लेकर काफी दुनिया में हेडलाइंस बन रही थी। और आप एक पैराफ्रेज कर पाए इसको हमारे हिंदी पाठ दर्शकों के लिए। नहीं, ये बहुत दो तीन चीज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इंट्रोडक्शन कुछ कंटेंट आपने दी। एक तो बहुत ही पीसफुल बैलेट का जो क्रांति है, ये इससे परिवर्तन आया है नेपाल में। और अब ये विवाद की बात हो सकती है, एक जनरेशन का अस्वीकृति है, या उनके परफॉर्मेंस या नीति का कुछ पता नहीं है। लेकिन नेपाल में जो 20 साल की राजनीति और शासन है, उसमें एक चीज बहुत ज्यादा नेपाल में अगर कुछ भी शासन में स्पष्ट दिखाई देता था, तो ट्रांसपेरेंट में दिखाई देता था, तो करप्शन था। बहुत ही ट्रांसपेरेंट था। और ये जो सत्ता के लोग डिफरेंट तीन पार्टी मुख्य रूप से रोटेट कर रही थी पावर में। नेपाली कांग्रेस जो सबसे पुराना डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरा यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी बोलते केपी ओली के नेतृत्व का,
और तीसरा माओवादी। तो तीनों विगत 20 साल से रोटेट कर रही लीडरशिप में, कभी वो साउथ वेरिसली 2 पार्टी 3 पार्टी या जो रीजनल पार्टीज में ये। इसलिए अभी पहले अभी देख रहे हैं कि अब आरएसपी तो नए पार्टी है, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी तो नए पार्टी बनाया है। लेकिन प्रचंड वो माओवादी पार्टी में चीफ थे और 20 साल से सत्ता मतलब सत्ता या उसके इसमें एक बहुत हेवी वेट थे अपोजिशन में, उनको छोड़कर सभी पुराने पार्टी के टॉप लीडर्स हार गए। केवल प्रचंड ने जीता है, हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज कर सिफर कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे। जी उसने रिजेक्शन उनके शासन शैली का भी हो सकता है। लेकिन ये दूसरी बात है कि अभी जो पार्लियामेंट बनने जा रही है, अभी तक का रुझान से दिखता है कि उसमें करीब 80 275 के सदन में 80 से ऊपर ही होंगे जो 40 के नीचे एज ग्रुप में। इसलिए सदन का स्वरूप, चेहरा और शायद उसका एक फंक्शनिंग स्टाइल, उसमें भी बदलाव आएगी। उसमें उसमें कितना पेशेंस है, कितना बहस करने की होगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कितना मानेंगी, तो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी एक जल्दीबाजी में जो लोग हैं कि हाँ इनको करेक्ट करना चाहिए जो रहता है, और कितना मिलिटेंसी भी हो सकता है इसमें, हालांकि वायलेंस नहीं, लेकिन मिलिटेंसी हो सकता है। और देखते हैं उसमें जब सडन अपने एक्चुअल फॉर्म में आएंगे। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंडेट है नेपाल जी। और अब अब ये अभी जो सत्ता में आएगा या बालिन शाह का नाम आपने लिया, उनको ये छूट नहीं होगा बोलने के लिए कि हमारे पास मैंडेट नहीं था पूरा, और हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और पार्टी का सपोर्ट लेने के लिए। ये छूट उनको नहीं होगी। ये जो पूरा का पूरा एक नौजवान पीढ़ी का आना है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अ, एक तरह से ये मैं और आप जिस पीढ़ी के हैं, हमारी अगली पीढ़ी है दरअसल, इसको हम इसको इस तरह से देखें अगर, तो ये जो पूरा बदलाव हो रहा है कि वो राजनीति और सत्ता अब अपने हाथों में लेंगे और उनके, क्योंकि ये बात भी बहुत पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ लोकतंत्र है वो अपने अपने बदलावों से गुजरता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। तो ये नेपाल में कैसा दिखलाई पड़ता है आप? एक उम्मीद इससे, कल मैं एक सोशल रिसर्चर से नेपाल की वो थोड़ा वो जाने माने सोशल साइंटिस्ट है, रिसर्चर है, उनसे मैंने पूछा कि आखिर बाले ने तो पॉलिटिक्स में भी, पार्टी पॉलिटिक्स में तो 2 महीने पहले आए हैं, बिल्कुल। तो ये क्या क्या कौन सी ऐसा फैक्टर है कि उनके नाम से इतना मेजोरिटी मिला, जबकि यहाँ सबका अड़कलबाजी ये था कि कृष्ण को संसदीय हो गया पहले का परंपरा को जारी रखते हुए। उन्होंने बोला कि जहाँ चारों तरफ आक्रोश था शासन की तरफ, पॉलिटिशियन की तरफ, और एक निराशा की वातावरण था, वहाँ बालेन शाह ने होप को सिम्बोलाइज किया। वो होप का सिंबल बन के आया, क्योंकि मेयर बोलता नहीं ज्यादा और कुछ काम कर देता है, उसको भी ज्यादा अलाउ नहीं करता है, उससे इम्पैक्ट हो जाता है, लोग लाइक करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। अब वो करिश्मा मान लीजिए, एक मिथिकल कैरेक्टर जो बन के आए हैं, वो पॉलिटिक्स में वह डिलीवर करना होता है, कितना दिन काम करेगा पता नहीं है। या हो सकता है वो ज्यादा वॉइस भी बनेंगे एक पॉलिटिक्स में, लेकिन लेकिन वो मैं मानता हूँ लोगों ने उनमें एक आशा का मतलब जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में हमने देखा था जब आम आदमी पार्टी आई थी, तो उसके पीछे एक लंबा सिलसिला था और सारा केंद्र में भ्रष्टाचार ही था उस समय। जी और उसके खिलाफ लगभग मध्य वर्ग का, हम मान सकते हैं दिल्ली में तो मध्य वर्ग ही ज्यादा होगा, जिसने एक फैसला लिया कि ये हमें चाहिए, पर हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं था, वो एक प्रयोग तो था। वो जी प्रयोग सफल होगा या नहीं होगा उस तरफ, क्योंकि उसके गार्ड रेल्स क्या हैं, क्योंकि उनको किस तरह से सरकार बनाए रखना, सरकार बनने के बाद तो एक नई तरह की जिम्मेदारी हो जाती है, सरकार बदलना तो एक काम होता है, जी। एक प्रोजेक्ट होता है। उसके लिए वो कितने तैयार दिखलाई पड़ते हैं आप? इसमें दो, अपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया है, वो एक लंबा एंटी करप्शन मूवमेंट
और उस मूवमेंट का एक सक्सेस ये था, कम से कम दिल्ली के अंदर में, कि सभी पार्टी करप्ट है। और इसमें यहाँ अभी जो सितंबर में जेनजी मूवमेंट हुआ, जी जेनजी मूवमेंट के बाद का एक फॉल आउट है। हालांकि मेयर तो पहले ही बन चुके थे। जी फॉल आउट ये है कि जेनजी मूवमेंट ने एक सिस्टमेटिकली, और हमको ये दिखाई दे रहा है कि शायद ये जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है, उस पर किसी तरह का प्रोजेक्शन था वो। उसमें जो मेहनत से भी लोग पैसा कमा रहे थे, या यंग लोग, उनको ये नेपो किड्स, नेपोटिज्म, ये नेपो किड्स मतलब नेपाली की नहीं, नेपोटिज्म के साथ उनको जोड़कर ये एक रियल रेडिकल और बिल्कुल फ्रेश विकल्प की जरूरत है, ये प्रोजेक्शन कर रहे थे वो। क्योंकि अभी यहाँ ज्यादा इमोशन से ज्यादा, पॉलिटिकल कन्विक्शन से ज्यादा सोशल मीडिया कारगर होता है इस तरह की इलेक्शन आउटकम, ये हम लोग भी फील कर रहे हैं। दूसरा, बांग्लादेश का भी सिचुएशन था, लेकिन बांग्लादेश में इस तरह के लैंडस्लाइड किसी उसको आंदोलनकारी शक्ति को नहीं मिल रहा। और पुराना पार्टी स्थापित हुआ है, शायद आंदोलन के 18 महीने के बाद चुनाव हुए। यहाँ की तो लोग मारे हैं, उनका ब्लड अभी तक फ्रेश मेमोरी में है लोगों का। तो इसलिए ये उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिस जिस जनरेशन के सैक्रिफाइस के कारण ये पॉलिटिकल बदलाव का माहौल बना। ये शायद साइकोलॉजी भी काम किया, इसलिए जल्दी अनरियलिस्टिक था 6 महीने में इलेक्शन कराना, एक अनुभवहीन गवर्नमेंट के लिए वो हो गया। लेकिन अब कितना, तो दूसरा भी एक खतरा है, क्योंकि चूंकि मालेन शाह ज्यादा बोलते नहीं है। पता नहीं, वो डिबेट में शायद उतना ज्यादा, उनका इंटरनल डिबेट में भी शायद ज्यादा उनका नेचर नहीं है। डेमोक्रेसी में डिबेट का और अकाउंटेबिलिटी की वो डिक्टेटिंग फैक्टर होता है। लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में, उनके वोट स्टाइल में वो दिखता नहीं है। कितना परिवर्तन करेंगे आप लोग। उसके साथ एक और, इंडिया में जैसा जनता एक्सपेरिमेंट हुआ, ये जनता पार्टी जैसा मल्टीपल पार्टी बन नहीं है, मल्टीपल पार्टी आकर मिलकर एक पार्टी बना, ऐसा केस नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, एक तो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी 4 साल पुराना पार्टी है। उसमें उस समय जो एक पॉजिटिव साइन ये था कि यंग लोग पॉलिटिक्स में, यंग लोग जो अपने को सक्सेसफुल मानते थे किसी न किसी विधा में, कहीं मीडिया में, एकेडमिया में, कहाँ कहाँ, वो लोग आए। सक्सेसफुल और एम्बिशियस यंग लोग आए। यंग लोगों का पॉलिटिक्स में होना अच्छा चीज था। वो उस समय भी फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी बन के आया है। लेकिन फिर पार्टी ने जल्दी और में जाने का जल्दीबाजी दिखाया। रवि लामिछारी जो आरएसपी के चेयरमैन है, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन के गए। लेकिन शायद उनका बना नहीं, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस भी, केसेस वगैरह जी के बाद अभी मुझे लगता है कि रवि लामिछारी ने वाइज काम ये किया है कि बालन की पर्सनैलिटी, वो साइलेंस में जो आ, गिरा है, मतलब उसका साइलेंस का मीनिंग शायद रवि लामिछारी ने पहले समझ लिया। उसने 2 महीने पहले उनको इनवाइट किया, बोला कि हमारे पार्टी पावर में आ गया, आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगी विधा। वो इसलिए वोट कैचर के रूप में, एक करिश्मा के रूप में वो आए। लेकिन करिश्मा और डिलीवरी में अंतर नहीं हुए। वो बिल्कुल सब ऐसे एड्रेस करेंगे, जैसा कि शुरू में ही उस प्रॉब्लम तो दिख रहा है। अभी गवर्नमेंट बन रहा है तो रवि के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, उस तरह के कोई एग्रीमेंट हमको पता नहीं है कि बालन साहब प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। तो दूसरा ये भी बोल रहा है कि अब वो उनके लोग कितना, किस परसेंटेज में आरएसपी पार्टी पर रवि का कंट्रोल है। बालन लेकिन एक डोमिनेंट फेस है, डिक्टेटिंग फेस है, इसका बैलेंस किस तरह होगा। और वो जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट्स में, वो उसको किस तरह, वो एक सीखने का जो क्षमता होता है ना, उसके रूप में कैसे डेवलप करते हैं, कैसे डिलीवर करते हैं। और उससे भी ज्यादा, और वो नेपाल, अभी हम लोग बात करेंगे शायद, नेपाल के इस मैंडेट को मेजर पावर्स बहुत गंभीरता से के साथ दिख रहे हैं। न्यूज स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है नेपाल में।
तो इसलिए वो उस पार्ट को किस तरह एड्रेस करेंगे और उनके कंसर्न को और अपने इंटरेस्ट को कैसे वो लोग उसके साथ साथ आगे बढ़ाएंगे, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ी दिक्कत शायद वही चुनौती भी यही होती है कि जब आप सरकार तक तो पहुंच सकते हैं, वोट आपने ले ली, पर आपके पास वो गार्ड रेल्स, वो जिसको स्किल सेट कहते हैं सरकार चलाने का, और वो उसके गारंटर्स कौन हैं आपके पास जो ये बता पाए कि सरकार ठीक से चला पाएंगे आप। क्योंकि इनका जो मैं मैनिफेस्टो भी देख रहा था, तो उसमें 100 बुलेट पॉइंट्स हैं उसमें, और उसमें ऐसे वादे किए गए हैं जो कि बहुत मतलब वो किस तरह से व्यवहारिक हो पाएंगे, यही यही क्लैरिटी नहीं है। तो बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ओवर प्रॉमिस किया हुआ दिखलाई पड़ता है। और उसके साथ साथ ये बात भी आप जो बता रहे हैं, जो बहुत महीन और बारीक बात है कि नेपाल में बहुत सारे क्योंकि वो जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण जगह है, तो उसमें चीन का भी और भारत का भी और दूसरे देशों का भी काफी उसमें ऐसे दिलचस्पी रहती है कि वहां पे चीजें कैसे हो रही हैं। पर मतलब युवराज भाई, सबसे अच्छी बात तो अभी तक की तो ये है, मतलब अभी कल का पता नहीं, पर ये पूरा जो परिवर्तन हुआ है, मतलब अच्छे से मैनेज हो गया अभी तक का, तो ये तो क्या है, शायद कहा जा सकता है। बहुत ही पीसफुल इलेक्शन, बहुत पीसफुली कंडक्ट हुआ। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने सारे जब वो नौजवान पूरे लब लोग आते हैं तो बहुत सारी ऊर्जा लेकर आते हैं, वो ऊर्जा किसी भी दिशा में जा सकती है। जी एग्जैक्ट। तो उसको उन्होंने ठीक से चैनलाइज किया। ये जो पूरा जो ट्रांजिशन का जो पूरा मैनेजमेंट था नेपाल का, बहुत अच्छा रहा दरअसल। मतलब हम शायद सब लोग इस बात को लेकर देख रहे थे कि कैसे ये स्मूथली हो पाएगा, पर यहाँ तक तो वो बात पहुंच गई। पर अब हम इस बारे में सोचें कि ये जो जैसे जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं कि बाकी देशों के लिए वो इसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि शायद हमारे आसपास जो होता है उससे हमारे लिए भी सीखने के लिए होता है, और वो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। जी, ये बहुत ही तीन एक्चुअली नेपाल का एक तरह का पॉलिटिकल हिस्ट्री इवोल्यूशन और डिप्लोमेटिक इवोल्यूशन का देखेंगे तो नेपाल हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है इस सेंस में कि वो कॉलोनी नहीं बना एम्पायर को, और वो किसी न किसी तरह से स्वतंत्र रहा है। लेकिन ये भी सच है कि जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, उसके कारण वो इंडिया के साथ वो ओवरवेलमिंगली जुड़ा रहा है। बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स है उनको, जैसे मान लीजिए हम ये रफली मेरा कि ये कैलकुलेशन है, ये हम 60 इस तरह के इंडेक्स सेलेक्ट करें, इस मतलब क्या किसी मुल्क के प्रोग्रेस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, तो उसमें एक अधिकार 60 मान लीजिए 30, 25, 40 कॉमन है, जहाँ इंडिया और नेपाल के साथ जुड़ा हुआ चीज है कि नेपाल का प्रोग्रेस इंडिया का प्रोग्रेस बन जाता है, स्टेबिलिटी और म्यूचुअल ट्रस्ट का भी बात है उसमें। कल्चरल फैक्टर्स है, ऐतिहासिक फैक्टर है, ज्योग्राफी जुड़ी हुई है, रिश्तेदारियां बिजनेस, जी रिश्तेदारी है, बिजनेस है। चीन नजदीक होते हुए भी मतलब उसका भी 1500 किलोमीटर बॉर्डर जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी अभी रोड्स लिंक्स बन गए हैं, लेकिन पहले तो बिल्कुल मुश्किल था ना वहां जाना। ये पहले 10-15 केस में इंडिया अपने हिसाब से जाएगा, नेपाल अपने हिसाब से जाएगा। उस केस में प्रॉब्लम होता है, जुड़ी में टेरिटोरियल बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज हो सकते हैं, उसमें डिप्लोमेसी का काम होता है। इसलिए लेकिन मुझे लगता है कि 2006 में जब नेपाल में परिवर्तन हुआ, माओइस्ट पार्टी जो 10 साल लंबा इंसर्जेंसी चला है, और उसमें 17,000 लोग मारे गए। तो इंडिया का ये कंसर्न बहुत ही जायज था कि नेपाल में वायलेंस होता है तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में हो सकता है। उसने मीडिएट, मुझे लगता है कि, लेकिन फिर वहां से शुरू हुआ, ये हुआ कि इंडिया ने माओइस्ट को आतंकवादी बोला ऑफिशियली, गवर्नमेंट ने। बाद में एक तरह से उसको प्रमोट भी किया, नेपाल की पॉलिटिक्स के सेंट्रल स्टेज में लाने का मतलब एक रोल इंडिया ने प्ले किया। ये दूसरा, इंडिया के
वो एक ट्रेडिशनल और कंजर्वेटिव डिप्लोमेसी था नेपाल में, डिप्लोमेसी ट्रस्ट था। उसके दो परमानेंट एलाइज था, एक परमानेंट एलाइज थे। एक तो मोनार्की था, दूसरा नेपाली कांग्रेस था। जी कि नेपाली कांग्रेस को तो आप जानते हैं, इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। भी तो यहाँ तक कि जब नेपाली कांग्रेस और मोनार्की के बीच में डिस्प्यूट्स होते थे, उसमें भी इंडिया आर्बिट्रेट करता था। और एक एक तरह से वो, मतलब उसको लेकिन अब वो फायदा इंडिया को नहीं है, क्योंकि इंडिया ने माओइस्ट के साथ अलाइन किया 2006 में। एक ये इंडिया को इसलिए क्रिटिसिज्म हुआ कि आपने जिसको आतंकवादी बोला, फिर आपने कैसे कोलैबोरेट किया उनके साथ, केवल आपने पीस के लिए काम नहीं किया। दूसरा, तो माओइस्ट सेंट्रल स्टेज में आए तो उस समय 2006 के अप्रैल में जब नेपाल में ये आंदोलन चल रहा था कि किंग पावर हैंड ओवर करे पॉलिटिकल पार्टीज पे, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल एमिसरी बना के डॉक्टर तरुण सिंह को भेजा, और किंग ने पावर हैंड ओवर किया आंदोलन के लीडर बीपी कोइराला को प्राइम मिनिस्टर बनाया सभी पार्टी के कंसेंट से। अब एक अंडरस्टैंडिंग बना कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कि कंटिन्यू करेगा, क्योंकि नेपाल एक ट्रेडिशनल कंट्री है और उसमें ज़्यादा गार्जियन लाइक रोल हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बॉन में थे उस समय, उन्होंने ये वेलकम किया और बोला कि इंडिया का जो ट्विन पिलर थ्योरी है और डिप्लोमेसी का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना के और मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, वही इंडिया का पॉलिसी रहेगा नेपाल के संदर्भ में। लेकिन और नेपाल में भी बना कि और इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बना पार्टीज में। लेकिन इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा पावरफुल इस्टेब्लिशमेंट था, उसने उसको एमेंड कर दिया। इसलिए सब मुझे लगता है कि उस समय से उधर आने में इंडिया ने अपना डिप्लोमेटिक एक क्रेडिबिलिटी लूज किया है नेपाल में, तो काफी अब मायने रखता है। तो उसके साथ ये हुआ कि 2014 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ब्लॉकेड इंडिया ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया जिस तरह चाहता था वो नहीं हुआ, तो ब्लॉकेड पर पास करवा की करेंगे, 135-33 दिन ब्लॉकेड हुआ। यंग लोगों के बाद दिमाग में, जो अभी काम है उनके दिमाग में अभी भी है कि हमने इतना सफर किया, इतना शॉर्टेज हुआ, मेडिसिन नहीं मिले, नहीं संभव वो दिमाग में है। इसलिए एक एक इंडिया को अभी जो अभी ट्रेन आए मैंडेट, गए मैंडेट के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दोनों को दोनों से बात किया, रवि लामी साहब और बालेन शाह से। और इंडिया बहुत सारे इसमें नेपाल के साथ काम करने में इच्छुक है, यहाँ की पीस प्रॉस्पेरिटी और वो म्यूचुअल। उसके साथ चाइना ने भी ये जो 2006 का मैंने बताया था ना, उसमें दो तीन चीज, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य, मतलब मोनार्की सहित के राज्य से कुछ सेकंड शेड्यूल ये रिपब्लिक बन गया है। तो उसमें इंडिया ने जो नया एजेंडा एडॉप्ट किया है, उसमें यूरोपियन मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया ने लीड रोल भी लिया कि हम उस चीज में जा रहे हैं, आप सपोर्ट करें। तो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का प्रेजेंस नेपाल इंटर पॉलिटिक्स, वो उसने चाइना को काफी सस्पिशियस बना दिया। मैंने कि ठीक है, इंडिया के तो लंबा रिलेशन है, ट्रेडिशनल रोल है, वेस्टर्न कंट्रीज क्यों आ रहे हैं नेपाल में। तो उसके बाद चाइना ने अपना प्रेजेंस और अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ाया है, और चाइना बहुत ही इन्फ्लुएंस, जो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो आप पॉलिटिकल मतलब प्रॉफिट भी आपको जरूरत होती है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। अब चाइना ने इस बार कहा कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पे जाएगी, नेपाल के साथ जाना चाहते हैं। ये उनका कांग्रेचुलेटरी मैसेज का शौक आया हुआ मैसेज है। और एक बात यूएस ने भी दिया है, यूएस का जो कांग्रेचुलेशन आया नया, मतलब ये बोला कि जो भी आएगा इमर्ज करेगा, हम उनके साथ काम करने में काम करना चाहते हैं। और प्रोस्पेरिटी और सिक्योरिटी
प्रोस्पेरिटी और सिक्योरिटी हमारी शेयर्ड गोल है, ये उनका वर्ड है। उसने काफी एक जटिल अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि इंडिया का एक ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस हो चाहता है, चाइना का इमर्जिंग इन्फ्लुएंस है, अमेरिका जब ये बोलता है कि सिक्योरिटी हमारा शेयर्ड गोल है, ईरान, मध्य प्रदेश और अमेरिका का उसके बाद का भी सोच है वो, इसलिए इतना आसान नहीं है बैलेंस डिप्लोमेसी, स्पेशली इस कंटेक्स्ट में कि नेपाल का डिप्लोमेटिक हिस्ट्री हमेशा नॉन अलाइन और इक्वल डिस्टेंस पॉलिसी, मतलब इक्वल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं था चाइना और इंडिया का, नेपाल का जो था, लेकिन वो प्रिंसिपल इक्वल डिस्टेंस का था। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इसमें काफ़ी जो महत्वपूर्ण बात का हम 2026 में ये बात कर रहे हैं, जब पूरी दुनिया में लोकतंत्र जो है वो हर हर जगह अलग-अलग चुनौतियों से गुज़र रहा है। और ज़ाहिर तौर पे चीन जो है, चीन भी 10 साल पहले जैसा था वो अब वैसा नहीं, अमेरिका भी वैसा नहीं है, और भारत भी देख सकते हैं कि इन 10 सालों में काफ़ी कुछ बदला है। मतलब ये बहुत दिलचस्प है कि नेपाल ने अपना हिंदू राष्ट्र का जो जामा था वो छोड़ा है, और हम उसको पकड़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं अपने यहाँ पर जो है। फिर वो इसका, जी नितिश भाई, इसका रीजन ये है कि 2006 में जब एक अंडरस्टैंडिंग बना है, एक कंटिन्यूटी का था, तो जब बिट्रेल होता है दो पार्टनर्स के बीच में, मतलब अंडरस्टैंडिंग का मेरिट को हम अलग से एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन बिट्रेल का दूसरा अर्थ होता है, तो बिट्रेल हुआ एक दूसरा दूसरा नेपाल, बीपी कोइराला मैं कोट करता हूँ, बीपी बीपी कोइराला बहुत ही लेजेंडरी जी जी सोशलिस्ट लीडर थे, नेपाल के डेमोक्रेटिक स्ट्रगल पे बहुत बड़ा रोल था उनका। जी उन्हें उन्होंने दो चीज बोला जब 1976 पे वो इंडिया से लंबा 8 साल का पॉलिटिकल एग्जाइल खत्म करके नेपाल में आए हैं। उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया, बोला कि नेपाल के स्वतंत्र सर्वाइवल के लिए मोनार्की और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में स्वाग काम करना है, पर करना पड़ेगा, वही इंश्योर करेगा एक ट्रेडिशनल नेशनलिस्ट वर्सेस। और दूसरा एक रीजन था कि मोनार्की ने वो लीड किया था, वो वॉरियर भी था, वो अपने नेतृत्व यूनाइट किया था नेपाल को और इंडिपेंडेंट रखा। उन्होंने बोला कि इसलिए हम लोगों को साथ काम करना है, और उन्होंने सिंबॉलिकली बोला कि मेरा और राजा का, लोग बोल रहे थे कि आप क्यों राजा को साथ दे रहे हैं, क्योंकि राजा ने तो आपको जेल में डाला है, तो उन्होंने बोला कि मेरा और राजा का जो लेख है वो जुड़ा हुआ है। ये उनका बहुत ही ये स्टेटमेंट था। और दूसरा, उसके कुछ साल बाद जब उन्होंने सामूहिक वार्ता, बहुत ही वेटरन सोशलिस्ट लीडर, वो उनके पैट्रोनाइज में चलता था, पट्टा से निकलता था, किशन पट्टाई जी के, तो बलरंग सिंह शादी, उन्होंने इंटरव्यू लिया बीपी को। बीपी से पूछा कि बीपी, आप नेपाल जब भी यहाँ आप लोग से बात होती है तो आप डेमोक्रेसी के पक्षधर था, मतलब क्रूसेडर है, आप सोशलिज्म के क्रूसेडर है, लेकिन आप धर्मनिरपेक्ष से बात क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने बोला कि देखो, नेपाली सोसाइटी बाय नेचर एंड बाय कैरेक्टर धर्मनिरपेक्ष है, क्लास के बॉन्ड्स बहुत ही वीक है, मतलब रिजिड नहीं है, इंटरकास्ट इंटरफेथ मैरिज रेडिली एक्सेप्टेबल है, इसलिए जब सोसाइटी का कैरेक्टर, उनका उनका रेफरेंस उस तरह नहीं था। कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आया था, अम्बेडकर ने कभी इंसिस्ट नहीं किया कि वो सेकुलर लिखा जाए, इनफैक्ट बाहर रखा, इसलिए वो था कि आपको सोसाइटी को इवॉल्व होने दे, ये बहुत ही सेंस ये था, इसलिए। लेकिन और रिएक्शन में भी हुआ एक बहुत ही डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोगों ने जो 2006 का चेंज हुआ था, चेंज के बाद स्पेशली दो मेजर पावर्स, यूरोपियन यूनियन और यूएस ने ये किया कि सेक्युलरिज्म, गणतंत्र होगा इंडिया का एजेंडा, तो हम सेक्युलरिज्म हमारा एजेंडा होगा। और उन्होंने ये भी इम्प्लाई किया कि सेक्युलरिज्म विदाउट द राइट टू कन्वर्सन इज मोर सेक्युलरिज्म। ये बहुत ही डेंजरस स्टेटमेंट दिया, और आप जानती है नेपाली सोसाइटी का ये। और उसमें क्या हुआ, अभी नेपाल के बारे में बोलते कि वन ऑफ द फास्टेस्ट कन्वर्टिंग कंट्री, और इससे थोड़ा सोशल ये, और इसके साथ
आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी हुआ, एथनिक पॉलिटिक्स, जो बाहर से काफी ज्यादा सपोर्टेड है। इसमें एक सोशल हार्म में भी जो ट्रेडिशनल था, वो मतलब धर्म तो आपकी निजी आस्था की बात है, लेकिन अगर बाहर से पैसा अगर वो चेंज होता है तो ये वेरी है। नेपाली सोसाइटी पूरी सेक्युलर है, एक दूसरे को मेरे बना था बीपी ने जो बनाया था रिस्पेक्ट करते हैं राइट को, लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर से बात की उसका रिएक्शन एक्सट्रीम हो सकता है। इसलिए अभी जो आप बोल रहे थे उसका कारण आखिरी में जो एक सवाल वहां पर था, जो जो ये वो जो आप जो कह रहे थे इसी बात पे, हिंदू राष्ट्र जो था नेपाल, अब वो नहीं है उस तरह से, और वहां पर अभी भी एक मोनार्किस्ट पार्टी जो राजशाही को वापस लाने की बात करती रहती है, और उसका फिर उसका क्या अभी वर्तमान है? नहीं। और आप राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, उसने केवल एक सीट डायरेक्ट जीता, शायद प्रोपोर्शनल से 4% आ गई, लेकिन ये है कि नेपाल में मोना की चाहने वाला सबसे ज्यादा लोग नेपाली कांग्रेस में है, और उससे यूएमएल में क्या, यूएमएल कम्युनिस्ट पार्टी में भी ज्यादा है, लेकिन ये राजा को रूलर की तरह नहीं चाहते, स्मॉल यूनिटी की डाइवर्स ज्योग्राफी है, डाइवर्स ये वेथ और इथनिसिटी है, इसलिए वह यूनिटी के में एक यूनिटी के सिंबल के ऊपर बोला कि चाहते हो लोग। अरे तो लेकिन टोकन किधर? एक छोटा सा पार्टी जो एजेंडा ले रहा है, लेकिन केवल वो पार्टी नहीं, उससे कई ज्यादा प्रो मोना की एलिमेंट्स नेपाली कांग्रेस, एमाले और पार्टीज के। ये बहुत 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 धन्यवाद इस बातचीत के लिए युवराज भाई। मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें इसमें से पता चल रही हैं, और जैसे कि हर कारा है वो शोर कम रोशनी ज़्यादा, तथ्यों पे बात करता है। तो युवराज भाई के साथ बात करके साथ ये समझ में आ रहा है कि नेपाल अब किस तरह से जा रहा है, और फिर हम आगे भी इस पे बात करेंगे जब वहाँ सरकार बन जाएगी उस जरूर समय विजिट बाद। करिए, शायद यहाँ कुछ हो रहा है आगे, जल्दी जल्दी कुछ होने वाले हैं। हाँ, तो फिर तसल्ली से बैठ के बात करेंगे, पर ये बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से माइलस्टोन है नेपाल की अपनी डेस्टिनी और हिस्ट्री में, और जिससे भारत भी उतना ही जुड़ा हुआ है जितना कि जैसे कि एक पड़ोस जुड़ता है, और उनके साथ जैसे कि हम जानते हैं नेपाल के साथ हमारे रिश्ते बहुत ही गहरे और अ, कई तरह से सिम्बायोटिक भी हैं। जैसे शायद जिनके बारे में कहते हैं गला जुड़ा हो, तो हम भारत और नेपाल का भी जुड़ा हुआ है सब। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज भाई इस बातचीत के लिए। अ, और दर्शकों को अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो इसको अपने हम ख्यालों के साथ साझा करिए, आप इस कार्यक्रम को लाइक करिए, और हम आगे फिर मिलते हैं, और अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।